हो गया। नमस्कार साथियों, सीयूटी दर्पण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समझ जो सीयूटी दर्पण का हमारा यूट्यूब चैनल है, हमने आपसे जब प्रॉमिस किया था कि हम यहाँ पे क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड करा देंगे, तो जीटी की क्लासेस आज से हमारी चालू हो रही है। और जीटी की क्लास में हमने हिस्ट्री का पोर्शन यहाँ पे चालू किया है। जो जनरल टेस्ट है आपका सेक्शन 3 वाला, इसमें जो 60 क्वेश्चन आने वाले हैं आपको, उन 60 क्वेश्चन में से आपको पता है कि जो जीटी का पोर्शन है हमारा, जीटी के पोर्शन में आपके 60 क्वेश्चन आने वाले हैं। उसमें हमने बात की थी कितने कितने मार्क्स का यहाँ पे वेरिएशन रहने वाला है। आपका 7 से 8 नंबर के लगभग जीटी में आपके जो क्वेश्चन होंगे वो हिस्ट्री के पूछे जाएंगे, है ना। जीटी में 7 से 8 क्वेश्चन जो होंगे वो लगभग आपके हिस्ट्री वाले पोर्शन से पूछे जाएंगे। इन क्वेश्चन के लिए आपको ध्यान देना है। अब इसका एनालिसिस हमने किस आधार पर किया? जो सीयूटी 2022 का पेपर हुआ था, सीयूटी 2022 के पेपर में हर सेट में आपने जीटी में देखा था कि भाई 7 से 8 नंबर, कुछ में ज्यादा और कम का वेरिएशन भी रहा, लेकिन अप टू द 7 और 8 मार्क्स आपको यहाँ पे देख के चलना पड़ेगा कि यार इतने मार्क्स के लिए हमें हिस्ट्री को पढ़ना है ना। अब थॉरोली पढ़ने जाने से पहले हम कुछ चीजें बता दें आपको स्पष्टली। हमने जब इसका सिलेबस डिकोड किया था और सारी चीजें देखे थे, उसमें हम चीजें को डिस्कस कर पाए थे कि यार हमें जो पढ़ना है हमारे पेपर के एग्जाम की नीट के अकॉर्डिंग है ना। और नीट के अकॉर्डिंग ही जो चीजें हैं वो यहाँ बताई जा रही। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। हिस्ट्री का जो पोर्शन है, इसमें आपको पता है कि सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं कि हिस्ट्री क्या होती है, इतिहास क्या है ना। इतिहास जिससे हमें पुरातन समय में या अभी के वर्तमान समय से पहले की जो भी घटनाएं हो चुकी है, सबके सब आपके इतिहास का हिस्सा होती है। और इसी इतिहास के हिस्से से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है? हमें मानव के अस्तित्व की, हमें किसी पुरातन स्थल की, किसी जो क्रांतिकारी घटना हुई उसके बारे में, या किसी अन्य घटना की जिसने समाज पर बहुत ज्यादा प्रभाव डाला है, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूपों से। इन सभी मुद्दों को मिलाकर ही हम यहाँ पे हिस्ट्री को देखेंगे। देखिए, सबसे पहला, अतीत की घटनाओं में विशेष रूप से जिनमें मानवीय मामले सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं, है ना, इन सभी को आप इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं, है ना। उसमें विश्लेषण करते हैं आप कि कैसे मानव जो वर्तमान स्वरूप में आया, कैसे कौन कौन सी घटनाक्रम होने के बाद वर्तमान समाज की संरचना हुई है, इन सभी को आप इतिहास में देखते हैं। अब इतिहास का अध्ययन क्यों जरूरी है? आपसे देखिए यहां से क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं, वाई वी आर रीडिंग हिस्ट्री, है ना। तो आपको सीधा सीधा देखना कि इतिहास के अध्ययन में जहां पे आप देखते हैं कि पॉलिटिक्स, राजनीति, अर्थशास्त्र, संस्कृति, राजनीति, अर्थशास्त्र, संस्कृति, सामाजिक, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास, इन सारी चीजों को आप विस्तार से श्रृंखलाबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। यह एक महत्वपूर्ण अनुशासन है ना। इट इज एन इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड द प्रेजेंट बाय प्रोवाइडिंग कंटेक्स्ट फॉर द करंट इवेंट एंड इश्यूज। जो आपके करंट इवेंट होते हैं और इश्यूज होते हैं, उनके लिए क्या करते हैं, हमें एविडेंस प्रोवाइड करते हैं कि पुरातन समय में ये घटना हुई थी और इसका इंपैक्ट अभी वर्तमान में यहां पड़ रहा है। तो एक बेसिक जानकारी आउटलाइन आपको समझ में आ गया कि हमें हिस्ट्री बेसिकली पढ़ना क्यों है, क्या इसका महत्व होता है और कौन कौन सी चीजें इस पे निर्भर करती है। नेक्स्ट, अब देखिए सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि इतिहास जानने के कुछ स्रोत होते हैं। इतिहास जानने के सोर्स होते हैं, सोर्स टू नो हिस्ट्री, है ना। हमें कैसे पता चलेगा कि इतिहास में जो घटना हुई है वो सही है या नहीं है? उसके लिए कुछ एविडेंस होता है ना। कुछ ऐसी चीजें आपको जरूरत होती है कि जिनसे आप पता कर सको कि यार हाँ, इतिहास में ये घटना हुई थी और इस घटना का वृतांत हमें किसी चीज में मिलता है। मतलब इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो हमें कहीं किसी लिटरेसी में मिल रहा है, कहीं आपको कॉइन्स में मिल रहा है, कहीं इंक्रिप्शंस में मिल रहा है, या कहीं पे आपको अकाउंट्स ऑफ द फॉरेन जो आपके ट्रैवलर्स है इनके बारे में मिल रहा है, इनकी जो बुक्स है इसमें मिल रहा है। ये सारी चीजें आपको देखनी है ना। तो हम बात करते हैं कि सोर्स टू नो हिस्ट्री। सबसे पहले कुछ सोर्सेज होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, इतिहास के लिए बेसिक फंडामेंटल्स मानते हैं कि यहां से जो जानकारी मिल रही है इस सत्यता के आधार पर हो, जिसमें लिटरेचर, साहित्य, साहित्य जो होता है ये आपका पहला सोर्स है। दूसरा, आर्कोलॉजिकल एविडेंस, जो आपके पुरातात्विक जो अभिलेख मिलते हैं, शिलालेख मिलते हैं, या फिर कुछ भी साक्ष्य मिलते हैं पुरातात्विक, वो सब के सब आपके क्या होते हैं, इतिहास जानने के स्रोत होते हैं। फिर इंक्रिप्शंस, जो शिलालेख आप देखते हैं, अभिलेख, इन सभी को भी आप पढ़ते हो। उसमें जैसे आपने देखा था कि जो प्रयाग इंस्क्रिप्शन है इसमें बताया गया था कि कैसे कैसे चीजें दी गई है ना, किस तरह से एविडेंस को बताया गया है। प्रयाग प्रशस्ति आपने देख ली है, इस तरह की बहुत सारी चीजें आप देखोगे। फिर कॉइन्स, अब आपको पता है कि रोमन जो ट्रेड हुआ तो उस समय के जो कॉइन्स मिले आपको भारत में, वो कहां कहां साक्ष्य मिले, उनके बारे में आपको कैसे पता चला? क्योंकि जब वहां पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उत्खनन किया और इतिहास को जानने की कोशिश की, तो उनको कुछ कॉइन्स मिले और उन्हीं कॉइन्स के आधार पर उन्हें क्या प्राप्त हुआ, यहां से नॉलेज मिला कि यार यहाँ पे कभी ना कभी रोमन जो लोग थे उनके साथ व्यापार हुआ था। कभी ये पता चला कि जो सिंधु घाटी से जो अब इंडस वैली सिविलाइजेशन है, यहाँ के लोगों ने यहाँ पे भी ट्रेड किया है। ऐसी सारी चीजें आपको देखने को मिलती।
फिर हम बात करते हैं, थोड़ा और आगे आओगे आप तो देखोगे कि यार यहाँ पे समुद्रगुप्त के सिक्के मिल रहे हैं, है ना, जो समुद्रगुप्ता के जो सिक्के मिल रहे हैं तो गुप्ता डायनेस्टी के बारे में जानकारी दे रहे हैं। उसी तरह बहुत सारे विविध यहाँ पे साक्ष्य मिलते हैं। फिर अकाउंट्स ऑफ द फॉरेनर, आपने देखा था बहुत ही ज्यादा हमने विश्वास किया है फॉरेनर्स के अकाउंट में, मतलब जो यात्रा वृतांत लिखा है फॉरेन ट्रेवलर्स ने, जो आपके विदेशी यात्री थे, इनके द्वारा कुछ बताया गया कि यार उन्होंने कोई बुक लिखी। जैसे आप देखेंगे दो तरह के लिटरेचर थे उसमें ना, लिटरेचर को ही पढ़ेंगे, पहले अकाउंट ऑफ द फॉरेनर देखेंगे। आपने देखा था कि कुछ फॉरेनर के अकाउंट थे, जैसे फायान, हेनसांग, इत्सिंग, अल बरूनी, इन सभी लोगों ने, वर्नी, ये सभी जो लोग आए हैं इन्होंने क्या किया है, कुछ यात्रा वृतांत लिखे और उस यात्रा वृतांत में उन्होंने बताया कि हम भारत कहां गए, भारत में कैसे पहुंचे, उस समय भारत का राजा कौन था, और भारत के राजा होने के साथ साथ उस समय समाज की स्थिति क्या थी, राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, कैसे वहां पे क्या हुआ है, पॉलिटिकल बैलेंसिंग बैठाई गई है, ये सारी की सारी बातें आपको यहां से समझ। फिर अब बात करते हैं सबसे पहले लिटरेचर। तो लिटरेचर यहाँ पे दो फॉर्म में देखा गया। इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री को जानने के लिए आपको लिटरेचर के लिए दो चीजें विशेष रूप से देखनी है, एक रिलीजियस और एक नॉन रिलीजियस, है ना, दो आधारों पर, धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष। देखिए रिलीजियस और नॉन रिलीजियस में आपको सिंपल सा समझ में आ गया कि जो रिलीजियस होंगे मतलब कि आपकी धर्म से संबंधित पुस्तकें होगी, है ना, आपके वैदिक साहित्य को जो आप ले लेते हैं उसमें वेद आ जाते हैं, आपके चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सबकी सब जो बुक्स हैं ये आपको क्या प्रोवाइड करती हैं, एंशिएंट टाइम की हिस्ट्री प्रोवाइड करेंगी। और उसमें भी इनको क्या दे लिया जाता है कि भाई ये रिलीजियस बुक है, बेसिकली ये बेस्ड है क्या, हिंदुइज्म की जो प्रैक्टिस करते हैं उनके ऊपर बेस्ड। फिर ब्रह्मा, है ना, उसके बाद आ जाता है आपका क्या, अरण्यक, उपनिषद और आपके ब्राह्मण, ये सारे ग्रंथ भी इसी में समाहित हो जाते हैं रिलीजियस में। आगे इनके अलावा, ये तो आपने हिंदुइज्म की जो प्रैक्टिस करते हैं उसमें देख लिया, इसके अलावा भी बहुत सारे धर्म थे जिनके ग्रंथों से हमें पता चलता है, जैसे जैन आगम जो ग्रंथ है आपके, इससे चीजें मिल जाती हैं। बुद्धिस्ट लिटरेचर, बुद्ध द्वारा जो लिखे गए त्रिपिटक, है ना, ये जो सारी चीजें लिखी गई है बुद्धिस्ट लिटरेचर के अंतर्गत, त्रिपिटक वगैरह जो होते हैं, इन सबसे भी आपको क्या होता है, एंशिएंट टाइम की जानकारी यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे धर्मनिरपेक्ष, कुछ ऐसे ग्रंथ भी लिखे गए हैं जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं था, इसको लिख लिया, जैसे आपके कल्हड़ ने लिख लिया है राज तरंगिणी। इस तरह के बहुत सारे लिटरेचर को लिखा गया है जिनसे हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अब बात करते हैं स्कॉलर्स की। तो जो स्कॉलर्स होते थे ये भी लिखते थे अपने अपने हिसाब से कि भाई किसी ने क्या किया है, किसी की बायोग्राफी लिख दी और किसी व्यक्ति ने खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी। तो ये जो बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी होती है, इसके माध्यम से उनके कालखंड में जो भी घटनाएं चल रही थी उन सभी घटनाओं का हमें पता चल जाता। आपने बाबरनामा देखा, बाबरनामा से आपको क्या जानकारी मिल रही है, बाबर के टाइम पीरियड में क्या वहां की राजनीतिक व्यवस्था थी, क्या आर्थिक व्यवस्था थी, समाज कैसा था, क्या क्या प्रथाएं प्रचलित थी, और उसके साथ ही साथ बाबर के द्वारा कौन कौन से युद्ध लड़े गए, किन किन युद्धों में उसकी विजय हुई, कहाँ जो युद्ध लड़े गए किन के साथ लड़े गए, वहां के राजा कौन थे, ये सारी की सारी बातें एक दूसरे से क्या होती हैं, लिंक होती है। चैनलाइज तरीके से आप इस चीज को जानते हैं। उसके बाद पुराण, आप देखते हैं कि पुराण से भी, जो स्कॉलर ने पुराण लिखे हैं उन पुराणों में हमें क्या पता चलता है कि जो पुराण है ये एक पर्टिकुलर डायनेस्टी के बारे में आपको जानकारी देती है। उसके साथ ही साथ जो आपके धार्मिक मैथ होते हैं, जो आपकी मेथोडोलॉजी होती है, उसके बारे में भी ये वर्णन करते हैं। आगे आपका फॉरेनर, जो हम देख रहे थे कि बेसिक जो फॉरेन ट्रेवलर्स आए थे वो कौन कौन से आए थे भारत में, तो उसमें कुछ थे आपके ग्रीक फॉरेनर्स और चाइनीज फॉरेनर, इसके अलावा भी बहुत सारे थे, लेकिन बेसिकली दो जगह से हमारे यहाँ ऑलवेज फॉरेन ट्रेवलर्स आते रहे। इनमें हम बात करें फाइयान, हैंसिंग, है ना, इत्सिंग, ये सब के सब चाइनीज आपके ट्रेवलर थे। और ग्रीक में आ जाता है आपका क्या, मेगस्थनीज, डेमेनिकस, है ना, और डिमोनियस। तो ये सारे के सारे जो लोग हैं ये आपके यहाँ मूल रूप से आए थे और इन्होंने यात्रा की भारत की, और यात्रा के दौरान ही इनके द्वारा क्या किया गया, यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था थी उसका वर्णन किया गया है। तो इतनी चीजें यहाँ आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं सबसे पहले कि द अर्ली मैन, जो इनिशियल लेवल पे हम सबसे पहले ये देख रहे हैं कि जब इतिहास चालू हुआ तो इतिहास चालू कहां से हुआ। इतिहास चालू होने के लिए हमें कुछ चीजें देखनी पड़ेगी, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें मानव, है ना, ह्यूमन, अगर ये मानव है, मानव की उत्पत्ति कहीं पे हुई है पृथ्वी में, मानव अगर किसी स्थान विशेष में उत्पत्ति हुई होगी
तो किस फॉर्म में हुई? सबसे पहले बोला गया कि मंकी के फॉर्म में थे। ये क्या हुए? मंकी के फॉर्म में हुए। मंकी के फॉर्म के बाद इनमें धीरे 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 ट्रांसफॉर्मेशन आया। पहले ये 4 कदम से चलते थे, फिर 2 कदम में थोड़ा विस्तार हुआ। आपने इनका एक इमेज भी देखा होगा कि कैसे कैसे ये बढ़ रहे थे। फिर धीरे धीरे ये टोटली स्टैंड हुए। तो अलग अलग कालखंड में अलग अलग टाइम पे यहाँ पे बहुत सारे जो चेंजेस आए। कैसे चेंजेस आए? इनके बॉडी में भी, उसके साथ ही साथ जो पृथ्वी में होने वाले विविध परिणाम थे उन पे भी, और इनके मस्तिष्क पर भी। इनका मस्तिष्क जैसे जैसे डेवलप होता चला गया, तो डेवलपमेंट के कारण ही आज जो वर्तमान में आप मानव हैं, वो कैसे एकदम से थोड़ी आप बहुत ज्यादा माइंडेड हो गए, नहीं। आपका जो क्रमिक विकास हुआ है, विविध कालखंडों में मानव हुए और उन मानव के आधार पर ही विकास हुआ है धीरे धीरे आपके ज्ञान का, आपकी खोज का, और आपके नए नए जो इन्वेंशन थे वो यहां से होना चालू हो चुके। तो अर्ली मैन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, प्रारंभिक जो आदमी आया है मानव, वो अफ्रीका में लगभग 2.6 मिलियन वर्ष पूर्व आया था, है ना। और ये मानव कैसे थे कि भाई, ये नॉर्मली मानव मंकी के समान थे। और मंकी के समान होते थे का मतलब कि यहाँ पे जो आप अभी देख रहे हो ना अपने फेस में, यहाँ पे कहीं बाल वगैरह नहीं है। ये सब ऐसे हुआ है कि धीरे धीरे, आपको पता है कि क्रमिक जब विकास चलता गया, है ना, तो उस विकास प्रक्रिया में भी कुछ चीजें आपकी हट गई है मानव शरीर से और कुछ चीजें यथावत रह गई। तो वो सारा चीजें चलते रहता है, आप बायोलॉजी में उसको पढ़ते हो विस्तार से। तो इस समय कुछ जीवाश्म भी मिले हमें अभी वर्तमान स्वरूप में 2.6 मिलियन वर्ष पूर्व अफ्रीका में। तो माना जाता है कि इनिशियल जो फेज में मानव आए वो कहाँ आए हैं? आपके अफ्रीका में। भारत में उस समय नहीं बसे बले थे मानव। वहां से ही धीरे धीरे संपूर्ण जो विश्व है आपका, संपूर्ण जो गोलार्ध है, उस गोलार्ध में मानव क्या हुए हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते गए। अब आगे देख लेते हैं। हमारे भारत में सबसे पहले महाराष्ट्र में जो बोरी से खोजी गई एक कलाकृति है, उससे पता चला है कि भारत में जो शुरुआती मानव थे, है ना, उसकी उपस्थिति लगभग 14 लाख साल पहले, है ना। सबसे पहले जो था 1.4 मिलियन ईयर अगो आपके यहाँ जो महाराष्ट्र है, इसके बोरी वाले क्षेत्र में आपको सबसे पहली जो कलाकृति खोजी गई है, उससे ही पता चला है कि भाई इतने लाख पहले हमारे यहाँ क्या थे? मानव थे। फिर द मॉडर्न ह्यूमन होमोसेपियंस, अभी जो मॉडर्न ह्यूमन है उसको बोला जाता है होमोसेपियंस। फर्स्ट अपियर्ड इन द अफ्रीका, आपको पता है फर्स्ट अपियर्ड हुआ अफ्रीका में। उसके बाद कुछ कालखंडों के उपरांत ये भारत में भी दिखाई गए। और भारत में कब दिखाई गए थे? 2 लाख साल पहले वहां पे, और 70,000 ईसा वर्ष पूर्व हमारे यहाँ भारत। तो इस तरह से भारत में मानव के विकास का क्रम चालू होता है। आपने देखा अफ्रीका में सबसे पहले मानव हुआ, फिर वहां से मानव क्या किया, धीरे धीरे बाकी के क्षेत्र में भी विस्तारित हुआ, और उसी विस्तार के क्रम में भारत में भी आ चुके हैं। अब नेक्स्ट देखिए, भारत में एंशियंट टाइम पे कुछ स्थल है जिनको हम देख लेते हैं कि कहां कहां सबसे ओल्डेस्ट नगर है। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो है। अब ये मोहनजोदड़ो जो आएगा आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन में, आप इसको पढ़ने वाले हो, है ना, मृतकों का टीला। फिर भारत का प्राचीनतम मानव कपी, इंडियाज ओल्डेस्ट ह्यूमन एपी, ये कहां पे था? गिब्बन, असम में पाया जाता है। जो भारत का प्राचीनतम मानव कपी है गिब्बन, ये असम में पाया जाता है। भारत में मनुष्य का प्रथम परिणाम या प्रथम प्रमाण जिसको बोलते हैं आप, फर्स्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया, ये कहां पे मिलता है आपको? नर्मदा घाटी में। जो नर्मदा घाटी है, इसमें आपको पहले एविडेंस देखने को मिले हैं मानव के। देन आफ्टर रॉबर्ट ब्रूसफुट, है ना, इन्होंने क्या किया है? पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की। अब देखिए, आपने धीरे धीरे जब क्रम आपका बढ़ते चला जा रहा है, कुछ यहाँ पे मोटा मोटा आपको ये समझ में आने लगा होगा कि यार ऐसे ऐसे चीजें अब बढ़ रही है। अभी हम इसके कालखंड भी विभाजित करेंगे, बट आपको ये देखना है कि मानव कैसे आया है वर्तमान में, ना, कैसे मानव जो है अभी एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि रॉबर्ट जो ब्रूसफुट है, इन्होंने पूरा पाषाण कालीन जो औजार थी उनकी खोज की, और वहां से इन्होंने अब क्या किया? अपनी थ्योरी देना चालू की एविडेंस के आधार पर, कि सबसे पहले जो मानव थे वो क्या रहे होंगे? पाषाण काल में, जब उनको किसी भी धातु का ज्ञान नहीं था, किसी भी मिनरल के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, और उसके नॉलेज ना होने के कारण ये लोग क्या करते थे? पत्थरों के आसपास ही अपने जीवन बिताते थे, उन्हीं को औजार के रूप में उपयोग करते थे, उन्हीं को अपने रहवास के लिए कैप्स बनाया करते थे, जो गुफा आप कहते हैं, उसमें ये लोग रहा करते थे। ये सारी की सारी बातें जो थी, पहली बार जो स्पष्ट किया गया था वो रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा। इनके द्वारा एक शैली भी बताई गई लेखन की, जो राइटिंग स्किल थी वो बताई गई कि यार एक रॉबर्ट फ्रूस्ट शैली होती है, उसके अनुसार चीजों को पढ़ा जाता था। तो ये दोनों बातें हो गई, है ना। ये इंडिया में सबसे पहले जो सर्वे किया गया इन्हीं के द्वारा किया गया था। फिर प्रथम पूरा पाषाणकालीन जो स्थलाकृति है वो इनको कहां पे मिली थी? पल्लावरम तमिलनाडु में। फर्स्ट पेलियोलिथिक आर्टिफैक्ट पल्लावरम तमिलनाडु में इनको देखने को मिला कि यार सबसे पहले जो खोजा गया था चीजें, तो वो आपको मिलती है
मतलब इतनी सारी बातें आपको मानव से समझ में आ गई कि कैसे कैसे चीजों का विकास हो रहा है। हमारा जो इंटरेस्ट एरिया है वो है इंडिया। आप मेनली जो टारगेट कर रहे हैं वो देख रहे हैं कि इंडिया में कैसे मानव आए। तो आपको समझ में आ गया कि भाई अफ्रीका से मानव अफ्रीका में 2 लाख वर्ष पहले आए, फिर 70,000 वर्ष पहले भारत में आ गए। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे विस्तार हुआ इनका। तो कौन कौन सी जगह आपने देखी? आपने मोहनजोदाड़ो सबसे ओल्डेस्ट नगर देखा। उसके पहले आपने क्या देखा कि पल्लवरम में साक्ष्य मिल गए थे आपको। रॉबर्ट बुशफुट ने सबसे पहले आपके यहाँ पे खोज कर ली थी। ये सारी की सारी बातें आपको यहाँ पे स्पष्ट तरीके से समझ में। अब देखते हैं आधार। इतिहास को जानने का जो मुख्य आधार होता है वो क्या है? तो इतिहास जानने के लिए आपने सोर्सेज देख लिए थे, कौन कौन से थे? आपने लिटरेचर देखे, है ना, आपने रिलीजियस लिटरेचर देखे और दूसरे अन्य लिटरेचर देखे थे, इनक्रिप्शंस देखे थे, आपने कॉइन देखे थे, उसके साथ ही साथ जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस थे आपने उनको देखा। तो ये सारी बातें तो आपको क्या पता चली इनिशियल फेज में, जो फर्स्ट फेज था कि यहां से हमें एविडेंस मिलने वाले। अब इसके बाद क्या होता है कि चलो आपको तो मिल गया भाई, स्क्रप्चर मिल गया, कॉइन मिल गए, लेकिन उस एंशियंट टाइम में जो कॉइन है उसकी जो राइटिंग है, जो उसकी लेखनी है या उसकी जो भाषा का प्रयोग किया गया है, अगर आपको समझ में आती है, नहीं आती, आज भी आप पढ़ने में सक्षम हुए हो या नहीं हुए हो, इन सभी के आधारों पर, कुछ चीजों के आधार पर हमने क्या किया, इतिहास को तोड़ दिया। तो इतिहास को लेखन के आधार पर हमने 3 रूपों में विभाजित किया है। ऑन द बेसिस ऑफ राइटिंग वी आर सेपरेटिंग द हिस्ट्री इन 3 पार्ट्स। नाउ सी, सबसे पहला आपका आता है प्राग ऐतिहासिक काल, इसको बोलते हैं फॉर हिस्टोरिक पीरियड, है ना। प्री हिस्टोरिक पीरियड में सबसे पहले आप देखते कि यहां पे क्या हुआ था, कोई लेखन कला नहीं। लेखन कला नहीं इसका मतलब क्या था, केवल हमें पत्थर से संबंधित चीजें मिली। इस समय सिर्फ हमें साक्ष्य मिले थे। कैसे कि आपने देखा भीम बेटिका में वहां पे कुछ चित्र बनाए गए हैं, कुछ पेंटिंग जरूर की गई है, लेकिन वो उतने अच्छे एविडेंस नहीं थे कि जिनको हम पढ़ सके या लिख सके या किसी भी तरह से। सिर्फ इतना पता चला कि यहाँ पे कैप्स आपको मिल रही थी, गुफाएं आपको मिली, है ना, गुफा आपको देखने को मिली, कैप्स आपको देखने को मिले, कुछ औजार आपको देखने को मिलते हैं। कुछ औजार मतलब जिनसे इनका जीवन आसान हुआ। इन्होंने जो पशुपालन किया, इन्होंने जो आग जलाई, इन्होंने जो पहिए का आविष्कार किया, ये सारी की सारी चीजें आपको इसी कालखंड में देखने को मिलेगी। इसको आप बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, जहां पे आपको चीजें लिखने में नहीं मिली है, कोई लिखित साक्ष्य इसके नहीं मिलते हैं। सिर्फ आप इसको क्या करते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे के एविडेंस के आधार पर, कुछ चीजें जो मिली हुई है उसी के आधार पर आप एक आकलन कर लेते हो, है ना। और कुछ पद्धतियां होती है कि कितने साल पुराना जीवाश्म था, उसको आप साइंटिफिक अप्रोच करते हो, वहां से भी चीजें आपको देखने को मिलती। नेक्स्ट फिर आता है आपका आद्य ऐतिहासिक काल। ये था अपठनीय लिखित साक्ष्य, इसका मतलब था कि अनरीडेबल रिटन एविडेंस। इसमें क्या होता है कि आपको मान लो चलो एक बुक मिल गई, एक बुक मिल गई है, वो बिल्कुल बढ़िया से 100 पेज की है, 200 पेज की है, लेकिन उसमें जो राइटिंग का यूज किया गया है, जो रिटर्न है वहां पे, उसको आप अभी तक पढ़ ही नहीं पाए। उसके लिए ना कोई आपने लॉजिक लगा पाए हैं, ना ही कोई ऐसी व्यवस्थित प्रक्रिया अपना पाए कि यार उसको हम पढ़ सकें। इस तरह का जो पीरियड होता है इसको हम बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, जिसके साक्ष्य तो उपलब्ध हैं, लिखित साक्ष्य भी हैं, लेकिन इनको पढ़ पाना अभी तक संभव नहीं हो पाया है। तो ये चीजें आपकी कहां आ जाती है, आद्य ऐतिहासिक काल, या इसको बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में। नेक्स्ट अब आता है आपका हिस्टोरिकल पीरियड, जिसको आप बोलते हैं ऐतिहासिक काल। देखिए मूल रूप से इतिहास के बारे में जो सर्वाधिक जानकारी और एविडेंस के साथ मिलती है वो आपको मिलती है हिस्टोरिकल पीरियड में। इस हिस्टोरिकल पीरियड में क्या हुआ है कि जो भी कार्य है, मतलब रीडेबल राइटिंग एविडेंस आपको मिल गए, पठनीय लिखित हुआ जो प्रमाण है आपको वो मिल जाता है। इसी में आपके साहित्य मिल जाते हैं, इसी में आपको क्या मिल रहे हैं, जो कॉइन मिल रहे हैं वो भी आप देख ले रहे हो कि यार कॉइन ऐसे मिल रहे हैं जिनमें हम पढ़ सकते हैं, या फिर उस समय की जो लिपि थी उसको वर्तमान लिपि से हम कोरिलेट कर पा रहे हैं। आपको शिलालेख मिल जा रहे हैं, अभिलेख मिल जा रहे हैं, खंड लेख मिल जा रहे हैं, उसके साथ साथ धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों तरह के साहित्य आपको देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे एक और चीज आपको मिलती है कि तिथि युक्त आपको इतिहास भी देखने को मिल जाता है एक टाइम पीरियड के बाद। तो इतनी सारी चीजें आपको इतिहास के बारे में समझनी थी। देखिए ये एक बेसिक आउटलाइन के तहत आप चीजें समझ रहे हो कि कैसे कैसे हिस्टोरिक पीरियड जो थे उनको आपने देखा कि किस तरह से हमने सबसे पहले जो पीरियड था प्राग ऐतिहासिक काल, जहां पे कुछ लिखने को मिला नहीं हमें, सिर्फ एविडेंस आर्कियोलॉजिकल सर्वे के आधार पर हमने उसको पढ़ा। आद्य ऐतिहासिक काल जिसको हम बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, इस टाइम पीरियड में हमने क्या किया है, साक्ष्य तो मिल गए लेकिन हम उसको अभी तक के पढ़ नहीं पाए या पढ़ने में सक्षम नहीं हो पाए। तीसरी चीज ऐतिहासिक काल हिस्टोरिक पीरियड, हमने देखा कि यहाँ पे जो भी एविडेंस मिल रहा है वो सारे के सारे क्या है, हम उसको पढ़ भी पा रहे हैं, उससे जानकारी भी गैदर कर पा रहे हैं, और उसके बाद हम उससे इतिहास को बेहतर तरीके से समझ भी पा रहे हैं। तो ये आपका इतिहास का एक बेसिक फंडामेंटल था। अब आपको जो पढ़ना है वो आपको स्टार्ट करना है प्राग ऐतिहासिक काल से।
प्री हिस्टोरिक पीरियड, हम सबसे पहले इसको देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल, फिर हम देखेंगे क्या, ऐतिहासिक काल। तो आपका जो प्राग ऐतिहासिक काल आता है, प्राग ऐतिहासिक काल के टाइम पीरियड में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, आपको सबसे पहले जो पढ़ना है प्राग ऐतिहासिक काल में, पाषाण काल। पाषाण काल, स्टोन एज, है ना, स्टोन एज आपको पढ़ना है। फिर इसी पाषाण काल के बाद इसमें आप क्या देख लोगे, पाषाण काल के टाइप, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और निम्न पाषाण काल, मतलब लोअर, मिडिल और अपर, तीनों आपके जो स्टोन एजेस हैं उसके बारे में आप पढ़ लेंगे। उसके बाद बात करते हैं पाषाण काल के बाद क्या आ जाता है आपका, ताम्र पाषाण काल और आपका लोह काल। लोह काल तो आपका इसमें नहीं आएगा, बेसिकली उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाती है। तो दो चीजें आपको मूल रूप से यहां पे देखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल की। आद्य ऐतिहासिक काल में मूल रूप से आपके पास इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी जो सभ्यता है आपकी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसके समय क्या हुआ है, हमें यहां पे लिखित में तो साक्ष्य मिले हैं, लिखित साक्ष्य आपको मिले हैं, रिटर्न एविडेंस आपको मिले हैं, लेकिन क्या हुआ है, उनको हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, पढ़ा नहीं जा सका है ना, हम उसको रीड करने में अभी सक्षम नहीं हो पाए। तो ये वाला जो पीरियड हम किस में पढ़ेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, आद्य ऐतिहासिक काल में। उसके बाद ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड। हिस्टोरिकल पीरियड में आप पूरी चीजें पढ़ लोगे, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, वैदिक साहित्य, वैदिक काल, वैदिक पीरियड, जो वैदिक पीरियड है इसको आपको पढ़ना है। इसके बाद आप क्या देखते हैं, बाकी की जो आपकी तीनों हिस्ट्री है वो इसी के अंतर्गत आ जाती है, भारत की इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल और मॉडर्न। ये सारी की सारी जो आपकी हिस्ट्री वाला पीरियड है ये आपके ऐतिहासिक कालखंड में आ जाएगा, और ऐतिहासिक कालखंड में आप इसको फिर क्रमबद्ध तरीके से सारा कुछ कवर कर ले जाएंगे। तो इतने ही 3 पार्ट्स में हमारी टोटल हिस्ट्री को हम बांट लेते हैं, और हिस्ट्री को डिवीजन करने के बाद आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी कि अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, किस तरह से आपको डील करना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल से, सबसे पहला जो आपका पीरियड था उससे हम स्टार्ट कर देंगे, प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड से। ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड में आप सारी चीजों को देख ले जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच टुडे।